Welcome back to our WAR series on the Specific Relief Act 1877. Before starting the lecture, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. Let's start. आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे, सेक्शन 26। इसे कहते हैं नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन। अक्सर ऐसा होता है कि कागज पर कुछ और लिखा होता है और हकीकत में बात कुछ और हुई होती है। आज हम समझेंगे कि जब प्लेंटिफ यानी केस करने वाला अदालत में एक लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है तो डिफेंडेंट यानी जिस पर केस हुआ है कैसे कह सकता है कि सर इसमें थोड़ी तब्दीली ज़रूरी है क्योंकि ये असली एग्रीमेंट नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। जी तो डियर एस्पिरेंट्स, आज हम सेक्शन 26 में बयान की गई उन सिचुएशंस को ब्रेक डाउन करेंगे जहां कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को एज इट इज यानी जैसा लिखा है एनफोर्स नहीं करती बल्कि डिफेंडेंट की मानी हुई तब्दीली के साथ एनफोर्स करती है। ये सेक्शन दरअसल डिफेंडेंट के लिए एक शील्ड या ढाल का काम करता है ताकि उसके साथ नाइंसाफी ना हो। व्हाट इज सेक्शन 26? द कोर आइडिया। पहले हम सेक्शन 26 का बुनियादी कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखें, आमतौर पर कोर्ट वही करती है जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, लेकिन सेक्शन 26 कहता है कि अगर डिफेंडेंट ये साबित कर दे कि जो लिखा है वो ट्रू एग्रीमेंट नहीं है तो प्लेंटिफ उस कॉन्ट्रैक्ट को तब तक एनफोर्स नहीं करवा सकता जब तक वो डिफेंडेंट की बताई हुई वेरिएशन यानी तब्दीली को तस्लीम ना कर ले। प्रोसेस 1, प्लेंटिफ कहता है रिटन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करो। 2, डिफेंडेंट कहता है नहीं, असली डील में ये तब्दीली थी। 3, कोर्ट कहती है ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा लेकिन उस वेरिएशन के साथ जो डिफेंडेंट ने साबित की है। द 5 की सिनारियोज। अब हम देखते हैं वो 5 खास सिचुएशंस जहां डिफेंडेंट वेरिएशन मांग सकता है। अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन साबित हो जाए तो कोर्ट प्लेंटिफ को एज इज रिलीफ नहीं देगी। केस ए, फ्रॉड या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बदल गया हो। केस बी, रीजनेबल मिस एप्रीहेंशन हुई हो। केस सी, प्लेंटिफ ने कोई ज़बानी वादा किया हो जिस पर डिफेंडेंट ने यकीन किया। केस डी, कॉन्ट्रैक्ट का लीगल रिजल्ट वो नहीं निकल रहा जो दोनों चाहते थे। केस ई, बाद में दोनों ने मिलकर टर्म्स बदल दी हों। केस ए, फ्रॉड और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आज हम सेक्शन 26 का एक बहुत ही दिलचस्प केस पढ़ेंगे जो फ्रॉड या मिस्टेक ऑफ फैक्ट से मुताल्लिक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उससे बिल्कुल अलग होता है जो डिफेंडेंट ने सोचा था। ऐसा क्यों होता है? या तो प्लेंटिफ ने फ्रॉड किया होता है या फिर दोनों पार्टीज से कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी हकायक की गलती हो जाती है। अब इस इलस्ट्रेशन को देखिए। यहाँ 3 दोस्त हैं, ए, बी और सी, जो बी के साथ एक बॉन्ड साइन करते हैं। डीज क्लेम, जो कि गलत है। डी कोर्ट में कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ए, बी और सी ईच यानी हर एक 1000 रुपए देने के पाबंद हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि डी को टोटल 3000 रुपए मिलने चाहिए। द रियलिटी डिफेंडेंट्स प्रूफ। लेकिन ए, बी और सी कोर्ट में साबित करते हैं कि उन्होंने तो एक जॉइंट बॉन्ड साइन करनी थी 1000 रुपए की टोटल। वो कहते हैं कि ये जो वर्ड ईच लिखा गया है ये सिर्फ एक मिस्टेक थी। रिजल्ट क्या निकलेगा? कोर्ट अंधेधुंध लिखे हुए गलत कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करेगा। जब यह साबित हो जाए कि सच्चा इरादा एक सिंगल जॉइंट बॉन्ड का था तो कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को करेक्ट वर्जन के साथ एनफोर्स करेगा। एग्जाम टिप, याद रखें, सारा खेल ये साबित करने का है कि मिस्टेक की वजह से रिटन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स असली इरादे से बदल गई हैं। केस बी, फ्रॉड, मिस्टेक और सरप्राइज। पहले हमने फ्रॉड और मिस्टेक पढ़ा था, अब एक नया एलिमेंट शामिल हो रहा है। ओके, एस्पिरेंट्स फोकस करें। ये केस ए से मिलता जुलता ही है लेकिन यहाँ एक नया लफ्ज यूज हुआ है, सरप्राइज। इसका कानूनी मतलब ये है कि डिफेंडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर लिया लेकिन एक रीजनेबल मिस एप्रीहेंशन की वजह से, यानी वो थोड़ा कंफ्यूज था कि इस कॉन्ट्रैक्ट का असल असर या मतलब क्या निकल रहा है। अब ट्विस्ट देखिए। फर्ज करें ए अपना घर बी को बेचने का अग्रीमेंट करता है। घर के बिल्कुल साथ एक खाली आंगन यानी यार्ड है। अब रिटन कॉन्ट्रैक्ट में उस यार्ड का कहीं जिक्र नहीं है, डजंट मेंशन इट। लेकिन बी, जो यहाँ डिफेंडेंट है, उसे पूरा यकीन था कि जब वो घर खरीद रहा है तो ये यार्ड भी उसके साथ ही मिल रहा है। ये उसकी एक रीजनेबल कंफ्यूजन थी। अब ट्विस्ट देखिए।
ए कोर्ट चला जाता है और कहता है कि बी को मजबूर किया जाए कि वो सिर्फ घर खरीदे यार्ड के बगैर। कोर्ट का फैसला। रिजल्ट। अगर बी कोर्ट में अपनी ये कंफ्यूजन साबित कर देता है तो कोर्ट ए की बात नहीं मानेगा। कोर्ट सिर्फ तभी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करेगा अगर यार्ड भी साथ शामिल किया जाए। कानून का मकसद ये है कि किसी को सरप्राइज देकर ऐसी चीज पर मजबूर ना किया जाए जो उसने सोची ही नहीं थी। केस सी, मिसरिप्रेजेंटेशन और ओरल प्रॉमिस। अब हम बात करते हैं ज़बानी वादों की। कभी कभी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त प्लेंटिफ की किसी बात पर यकीन कर लेते हैं जो पेपर पर नहीं होती। एग्जाम्पल, ए ने बी को एक दुकान रेंट पर दी। रिटन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि बी रेंट देगा, लेकिन ए ने ज़बानी वादा किया कि मैं दुकान की छत ठीक करवा के दूंगा। अब अगर ए प्लेंटिफ छत ठीक किए बगैर रेंट मांगने कोर्ट जाता है तो बी कह सकता है कि सर पहले छत ठीक करवाएं, फिर ही रेंट एनफोर्स होगा। कोर्ट ए की ज़बानी वेरिएशन को एनफोर्स करवाएगी। केस डी, फेलियर ऑफ इंटेंडेड लीगल रिजल्ट। ये कंडीशन थोड़ी टेक्निकल है। कभी कभी पार्टीज एक मकसद के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन जो अल्फाज यूज होते हैं उनका लीगल रिजल्ट कुछ और निकल आता है। एग्जाम्पल, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए की जमीन बी को सिर्फ उसकी जिंदगी तक यानी लाइफ एस्टेट मिलेगी और बाद में बी के बच्चों की होगी। लेकिन गलती से कागजात में लिखा गया कि बी इसका हमेशा के लिए मालिक है, एब्सोल्यूट ओनर है। कोर्ट कहेगी कि कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज एनफोर्स नहीं होगा क्योंकि इससे असली मकसद खत्म हो रहा है। केस ई, सब्सीक्वेंट वेरिएशन। अब पर हम पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर कोई तब्दीली हुई हो। एग्जाम्पल, ए ने बी को घर रेंट पर देने का रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया 100 रुपए महीना पर। बाद में ए ने घर की हालत बेहतर कर दी और बी जबानी मान गया कि ठीक है, अब मैं 120 रुपए दूंगा। अगर बी बाद में कोर्ट जाकर कहे कि नहीं, पुराने 100 रुपए वाला कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करो, तो कोर्ट कहेगी नहीं, आपने बाद में 120 पर राजीमंदी दी थी, इसलिए अब कॉन्ट्रैक्ट 120 के साथ ही एनफोर्स होगा। यहाँ पर हमारा रिवीजन चार्ट है। सेक्शन 26 का मकसद फेयरनेस है। कोर्ट अंधाधुंध रिटन डॉक्यूमेंट्स को फॉलो नहीं करती। अगर उनमें धोखा, फ्रॉड हो, गलती, मिस्टेक हो, अधूरा वादा, ओरल प्रॉमिस हो, लीगल गलती हो या बाद में तब्दीली की गई हो, कोर्ट हमेशा ट्रू इंटेंट यानी असली नीयत देखती है। तो डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि सेक्शन 26 कैसे डिफेंडेंट को प्लेंटिफ की ज्यादती से बचाता है। लॉ सिर्फ लिखे हुए को नहीं मानता, बल्कि इंसाफ को मानता है। अगर आपको केस डी या लीगल रिजल्ट वाली एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करें, मैं मजीद एग्जाम्पल्स दूंगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।